नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था और ओवर 54.4% मतदान होने की खबरें आ रही है। 54.4%, पूरे 94 विधानसभा सीट को अगर मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा हमारे सामने आया है। इसमें एक सबसे दिलचस्प आंकड़ा है। दिलचस्प आंकड़ा ये कि सबसे ज्यादा, ये दूसरे चरण की मैं बात कर रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले में मतदान होने की खबर आ रही है और मुजफ्फरपुर जिले में 59.98%, मतलब औसत 60% मतदान होने की खबर आ रही है, जो बिहार में सर्वाधिक है। और दूसरी कहने वाली सूचना ये कि सबसे कम मतदान बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। यहाँ 48.23% मतदान होने की खबर है, सबसे कम मतदान हुआ है। अगर हम विधानसभा, तो विधानसभा में मतदान दीघा में होने की खबर आ रही है, वहां 34.5% मतदान हुआ, 63.62% मतदान चनपटिया से होने की खबर आ रही है। यह सब अपने आप में चौंकाने वाला फिगर है। अब अगर बात हम मुजफ्फरपुर की करें तो जहां सर्वाधिक मतदान हुआ, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि दूसरे चरण के लिए सबसे अधिक मतदान मुजफ्फरपुर जिले से हुआ है। तो मुजफ्फरपुर जिले की अगर हम बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर जिले में भी जो 5 विधानसभा क्षेत्र था जहां मतदान हुआ दूसरे चरण के लिए, बड़ौदा से सबसे ज्यादा 62.20% मतदान होने की खबर आती है और साहेबगंज से सबसे कम यानी 56.52% मतदान होने की खबर है। इसी प्रकार अगर हम बात कांटी की करें तो 61.43% है, मीनापुर से 60.9% है और पारू से 60% मतदान होने की खबरें आ रही है। ये मतदान होने की खबर जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत को देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये एक संकेत भी होता है कि इसका क्या असर होगा। हम इसी संकेत को समझने के लिए एक परिचर्चा का आयोजन किए हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पत्रकार किशोर प्रसाद। किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार संतोष गुप्ता जी। संतोष जी, आपका भी स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार कृष्ण माधव सिंह जी। कृष्ण माधव जी, आपका भी स्वागत है। जी प्रणाम सर, सबका आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी चर्चा में पत्रकार विश्वनाथ प्रसाद जी। विश्वनाथ जी, आपका भी स्वागत है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप पत्रकार जो कल पूरे दिन अपने मतदान क्षेत्रों में आप दिन भर कवरेज के लिए घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, वोटिंग को होते रहे, लोगों का रुझान भी देखते रहे। जो मुजफ्फरपुर का मतदान हुआ है, जो सर्वाधिक मतदान हुआ है मुजफ्फरपुर में, इसके क्या मायने हैं संतोष जी? इसका मायने है, अगर हम इसको पटना से हम लोग है कि समझे कि अगर तुलना करें तो अभी कोरोना के प्रभाव का बहुत बड़ा जिक्र है और पटना को हम लोग शहरी क्षेत्र से जोड़कर देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र है, वहां के कंसेस लोग भी है और वहां लोग मानते हैं कि समझिए कि नहीं कि भीड़ भाड़ में जाएंगे तो कोरोना होगा। लेकिन मुजफ्फरपुर जो हम लोगों का जो ग्रामीण इलाका है, माने एक मुजफ्फरपुर शहर को माइनस कर दे तो मोतीपुर हो या मीनापुर, ये हम लोग का ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाकों में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के बीच ऐसा प्रचार चलाया या मतदाता जागरूकता अभियान चला। तो पटना और है कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र में यह अंतर दिखा है कि समझिए कि नहीं कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों के लोगों ने मतदान में जमकर भाग लिया है। हम किशोर जी आपसे चरण था, जो दूसरे चरण का मतदान हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण माना जाता है क्योंकि और इसके साथ साथ बिहार सरकार के 4 मंत्री श्रवण कुमार, रामसेवक सिंह, नंद किशोर और राणा रणधीर सिंह, ये चारों का किस्मत ईवीएम में बंद हो चुका है इसी दूसरे चरण के मतदान के लिए। इनके साथ कुल 1063 उम्मीदवार का किस्मत दूसरे चरण में ईवीएम में बंद हो चुका है। आपको मैं इसमें सबसे ज्यादा, इस दूसरे चरण में सबसे ज्यादा
27 उम्मीदवार महाराजगंज से हैं, सबसे कम 4 उम्मीदवार करौली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये जो बड़ा चेहरा जो चुनाव मैदान में था, दूसरे चरण में जिनके भाग्य की का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है, राजकिशोर जी, आपको क्या लगता है कि क्या संकेत है सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में, क्या दिख पा रहा है आपको? ये आपको तो ये देख रहा है कि सरकार के विपक्ष में लोगों ने अपना मत डाला है। हेलो, सरकार के पक्ष में दिख रहा है मतदान आपको? सरकार के विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में मतदान दिख रहा है। ये विपक्ष है, विपक्ष में मतदान दिख। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम इससे पहले एक बार फिर आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर जिले की अगर हम बात करें, मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा में कल दूसरे चरण में मतदान हुआ। 62% 62.2% मतदान बरूराज में हुआ। बरूराज, राजकिशोर, ये विश्वनाथ जी, बरूराज में जो मतदान हो रहा है, जिसका ग्राफ अभी हमने आपको बताया कि लगभग 62.20% मतदान बरूराज में हुआ है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? इसका मायने ये है कि वहाँ जो है मतलब वहाँ पूर्व के जो मतलब विधायक रहे हैं उनके विपक्ष में मतदान हो रहा है जी। वो वहाँ के सत्ता के खिलाफ मतदान हो रहा है, इसलिए मतलब ज्यादा प्रतिशत वहाँ हुआ है। 2015 में के टिकट से नंद कुमार राय बरूराज से चुनाव जीते थे जी। 2020 मतलब इस बार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन ने आरजेडी के नंद कुमार राय पर ही अपना दाव जमाया है, वही है मैदान में, जबकि एनडीए बीजेपी के कैंडिडेट अरुण कुमार सिंह पर अपना दावा जमा रही है। मुकाबला आमने सामने का है, क्या पता है आपको? जी, आमने सामने का है। तो जी सर, वहां जो बरूराज की जो स्थिति है तो वहां कई मायने हैं। वहां लड़ाई, जो बरूराज की जो लड़ाई है, वहां त्रिकोणात्मक लड़ाई है और तीनों संघर्ष में है। जैसे आपको बरूराज से महागठबंधन के उम्मीदवार नंद कुमार राय है और एनडीए से डॉक्टर अरुण कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरा जो है कि वहां पर बसपा से माने हीरालाल खारिया, जहां नोनिया का 40,000 वोट है, उस विधानसभा क्षेत्र में करीब नोनिया का 40,000 वोट है, तो हीरालाल खारिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी है और ओवैसुद्दीन ओवैसी भी है, उनका गठबंधन भी है। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर है कि चुनाव प्रचार में उपेंद्र कुशवाहा भी आए थे। तो स्थिति वहां यह है कि त्रिकोणात्मक लड़ाई हो रही है। और मैं बताऊं कि हीरालाल खारिया पर आज से 4 दिन पहले जो है कि उन पर एक अटैक भी हुआ है, एक हमला भी हुआ है, तो जो उनका वोट है वो गोलबंद हुआ है। बताया जाता है कि इसके पहले ये जो हीरालाल खारिया का जो नोनिया जाति का जो वोट है, इसका माने कि रुझान पहले के चुनाव में एनडीए की तरफ होता था, जो अब वो वोट कट रहा है। तो कहना मुश्किल है, वहां लड़ाई त्रिकोणात्मक है और लड़ाई में नंद किशोर एनडीए को नुकसान हो गया, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी है, एनडीए को नुकसान हो गया, राजपूत भूमि है, इन लोगों का काफी दबदबा है, एनडीए को इसको कहा जाए। किशोर जी, आप इससे कितना सहमत हैं? जी, इनका बिल्कुल सही है। तो इसमें सत्ता पक्ष के विरोध होने लोगों ने उनका मतदान इस बार पूरा सभ्यता के साथ किया। किशोर जी, आपका कुछ साउंड प्रॉब्लम है। माधव जी, आप बरूराज विधानसभा सीट को लेकर क्या सोचते हैं? बरूराज विधानसभा क्षेत्र में सर, उसमें वहां पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके घर से ही प्रत्याशी खड़े हैं, उनका भतीजा, इसलिए उनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा सर। मतलब महागठबंधन को नुकसान भुगतना पड़ेगा? जी जी। विश्वनाथ जी, आप इससे कितना सहमत हैं? सही बात कह रहे हैं कृष्ण माधव जी। चूंकि वहाँ जो है नंद कुमार राय हैं और उनके अलावे भी हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 और उनके स्वजाति चुनाव लड़ रहे हैं और उनके घर का उनका भतीजा भी चुनाव लड़ रहे हैं।
इसलिए हमारे आकलन में ये है कि वहाँ जो है मतलब क्या कहते हैं कि मेन सत्ताधारी जो है अभी अनंत कुमार राय जी, उनका नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है। संतोष जी, अगर कांटी विधानसभा की बात करें, मुजफ्फरपुर का कांटी विधानसभा जो मीनापुर से सटा है, हम जी, उम्मीद जी। कर रहे हैं कि मीनापुर के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, मीनापुर पर बात करेंगे, लेकिन मीनापुर से पहले कांटी की अगर बात कर लें तो कांटी विधानसभा क्षेत्र में इस बार 22 उम्मीदवार मैदान में, जी, और जी। पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अशोक चौधरी चुनाव जीते थे, जो इस बार यहाँ नहीं है, वो दूसरे सीट सटा में चले गए जहाँ तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। तो यहाँ से आरजेडी और जेडीयू दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवार पर अपना दाव चला है। एलजेपी निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले मंत्री रह चुके हैं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, भूमिहार जाति से हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे का वोट कितना काटेंगे और क्या असर पड़ेगा कांटी में? देखिए सर, कांटी के बारे में जो अभी तक जो चर्चा है उसमें चतुष्कोणीय लड़ाई की बात सामने आ रही है अभी तक। तो उसमें है कि एनडीए से मोहम्मद जमाल, महागठबंधन से मोहम्मद इसराइल और निर्दलीय अजीत कुमार और लोजपा से विजय सिंह, ये 4 लोग सामने है। स्थिति है कि एक अनय राज भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय है, उनकी भी कहीं कहीं किसी भी इलाके में पकड़ मजबूत बताई जा रही है। तो यहाँ स्पष्ट है कि कांटी में जैसे है कि मोहम्मद जमाल के बारे में बताया जा रहा है कि शेख बिरादरी, जैसे मुसलमान में भी वहां बिरादरी का जो है कि चर्चा चल रही है, तो शेख बिरादरी और इधर इसराइल का धुनिया, ये 2 बिरादरी की चर्चा है। तो कांटी में अगर मुसलमान वोट अगर नहीं बटा तो मोहम्मद इसराइल का पलड़ा भारी रहेगा। अगर है कि समझे कि नहीं, अगर ये वोट अगर बढ़ जाता है तो विजय सिंह या अजीत कुमार में से कोई भी चुनाव निकाल सकते हैं। विजय सिंह अजीत कुमार भी तो उसी वर्ग का वोट काट रहे हैं ना, यहाँ भी तो मतों का बिखराव होने की संभावना है। जी जी, तो वही ना बोल रहे हैं कि अगर है कि यहाँ पर है कि मैंने विजय सिंह है कि वोट काट रहे हैं तो एलजेपी का भी सपोर्ट उनको मिल रहा है ना। हाँ, एलजेपी का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अगर मोहम्मद जमा जैसे है कि विजय सिंह के साथ भाजपा की भी टीम भी है, भाजपा की एक टीम काम कर रही है जो है कि समझे कि नहीं, जो वहां टिकट मिलने से नाराज माने चल रहे थे बीच बीच में, जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया उनको अंत समय मना लिया गया, लेकिन वो पार्टी कैंडिडेट के लिए काम नहीं कर रहे हैं वहां पर, वो कहीं ना कहीं से पर्दे के पीछे से विजय सिंह के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा बात की लोजपा का भी एनडीए में वोटों का बिखराव है कांटी में भी। जी जी जी, तो वही है, कांटी में अगर मुस्लिम समुदाय अगर एकजुट होते हैं तो इसराइल का पलड़ा भारी रहेगा, नहीं तो है कि लड़ाई है कि समझे कि नहीं कि विजय सिंह या अजीत कुमार में से कोई भी निकाल सकते हैं। किशोर जी, आप इससे कितना सहमत हैं? बिल्कुल सही है। वहां पर जो है मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है और इसका नाम अजीत कुमार को मिलेगा। किस्मत जी, आप कांटी विधानसभा आपके पड़ोस में है, आप इससे कितना सहमत? सर ऐसी बात है कि जैसे विजय बाबू के पक्ष में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा अजीत सिंह के ज्यादा, क्योंकि जैसे तेजस्वी यादव को माने जो भी महागठबंधन के लोग हैं युवराज लोग देख रहे हैं, वैसे क्या चिराग पासवान के भी चाहने वाले की संख्या अधिक है। वो फिल्मी दुनिया से लेकर के इसका बेनिफिट विजय सिंह को मिल सकता है। विश्वनाथ जी, कांटी में जो चतुष्कोणीय मुकाबला की चर्चा भी यहाँ जो बैठे हुए पैनलिस्ट हैं उनके मुताबिक चतुष्कोणीय मुकाबला की चर्चा हो रही है। वोट का बिखराव 2 खेमे में है, एनडीए खेमे में भी है, महागठबंधन खेमे में भी है, लेकिन एनडीए खेमे में वोट का बिखराव अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि इसका किधर जाएगा? बात सही है, मतलब कहने का मतलब कि बिखराव तो हो रहा है मत का, लेकिन हमारे आकलन के हिसाब से वहाँ जो है कंटेस्ट मतलब हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं, अजीत कुमार और इसराइल मंसूरी के बीच हमको जो दिख रहा है। भारी पड़ता हुआ कौन दिख रहा है आपको? वोटों का ज्यादा बिखराव किधर होगा, एनडीए में होगा या महागठबंधन में होगा? देखिए, चूंकि महागठबंधन में मतलब मंसूरी जी हैं, जैसे संतोष जी बता रहे थे, और एक तरफ जमाल हैं, तो अगर दोनों आदमी हैं तो फिर तो मतलब
एक ही ग्रुप का वोट जो है उसका बिखराव, महागठबंधन का भी बिखराव हो रहा है। ऐसा नहीं कि महागठबंधन को लोग मुस्लिम वोट मान के चलते हैं कि मुस्लिम वोट महागठबंधन के साथ है, और उसमें जो विभाजन होगा और फिर उधर एनडीए वोट में भी विभाजन हो रहा है। तो मतलब ये स्थिति बन रही है कि वहां जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वही मतलब इसराइल जी और अजीत कुमार सिंह में ही होने, मतलब क्या कहते हैं कि कंटेस्ट है। मतलब चतुष्कोणीय मुकाबला के हिसाब से सीधा मुकाबला बदलने की उम्मीदें की जा सकती है वोटों के बिखराव के बाद भी। जी हम लोग मीनापुर की बात करें, जिस पर हम सब लोगों की नजर टिकी हुई है, मीनापुर की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि मीनापुर से पहले थोड़ा पारू की बात कर लेते हैं। पारू विधानसभा 2015 भाजपा के टिकट से कुमार सिंह यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, जैसा कि आपको याद होगा। इस बार से बीजेपी के अशोक सिंह को उस समय में 13,539 वोटों से जीत मिली थी, और इस चुनाव में आरजेडी के शंकर प्रसाद यादव उस समय चुनाव हार गए। 2020 में महागठबंधन ने वहां से कांग्रेस के अनुनय सिंह को चुनाव में उतार दिया, मैदान में उतार दिया अनुनय सिंह, और एनडीए ने बीजेपी के मौजूदा विधायक अशोक कुमार सिंह को ही अपना कैंडिडेट बनाया है। पारू में मुकाबला किस प्रकार आप देख रहे हैं संतोष जी? पारू में सर त्रिकोणात्मक मुकाबला है। एनडीए से अशोक कुमार सिंह और है कि जो है कि महागठबंधन जो कांग्रेस के हैं अनुनय कुमार सिंह। तो शुरुआती दौर में दोनों आदमी के बीच आमने सामने का मुकाबला था, लेकिन चुनाव के समय में अंतिम समय में शंकर राज जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और एमवाई समीकरण को वो अपने पक्ष में बने की करने में वो सफल रहे हैं। दूसरी बात है हाँ, आप कुछ बता रहे थे संतोष जी, लगता है प्रॉब्लम हो गया, नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है संतोष जी। आप बता रहे थे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप फिर से जुड़ गए हैं, आप क्या बता रहे थे बताइए। पारू में सर है कि त्रिकोणात्मक मुकाबला माने है कि अभी तक है, लेकिन चुनाव के अंतिम समय में शंकर राय भी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। वो है कि लड़ाई में आ गए हैं और एमवाई समीकरण को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गए। भूमियार वोट भी वहां बट गया है, कुछ वोट अशोक कुमार सिंह पर भी चले गए हैं। तो पारू में कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि वहां पर एनडीए कैंडिडेट का पलड़ा भारी रहेगा। आपने ठीक कहा। ये शंकर सिंह जो है ये पिछले 2015 के चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़े थे और 13,000 वोटों से ये चुनाव ये हारे भी थे, 13,000 वोटों से चुनाव हारे थे, के टिकट पर थे। ये काफी वहां लोकप्रिय माने जाते हैं, लेकिन इनको इस बार टिकट नहीं मिला, बगावत वहां इन्होंने कर दिया और इस बगावत का खामियाजा वहां महागठबंधन को होने की संभावना है और इसका लाभ एनडीए को जा सकता है। किशोर जी, आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल सही है। इसमें एनडीए के अशोक कुमार सिंह हुआ है और उन्होंने लड़ाई है प्राथमिक है, लेकिन अशोक कुमार सिंह एनडीए की वहां पर जीत होने की इजाजत जी। अशोक सिंह 2005-2010 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। ये आरजेडी के मिथिलेश प्रसाद यादव भी यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सीट मुस्लिम यादव वोटरों का यहाँ निर्णायक स्थिति रहा, कुछ ब्राह्मण और कुछ महा वोटर भी यहाँ काफी सशक्त रहे हैं। लेकिन इस बार जो बगावत है महागठबंधन में, आपको क्या लगता है किस्मत जी, क्या यहाँ पारू में सर अशोक सिंह की जीत सुनिश्चित होगी सर, क्योंकि इतना दिन से वो विधायक हैं, आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा उनके ऊपर। राजनीति में ये बहुत बड़ा मायने रखता है सर, और इसका बेनिफिट अशोक सिंह को मिलेगा। मतलब आपको लग रहा है कि हाँ एनडीए को लाभ होने जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? जी जी। विश्वनाथ जी, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? विश्वनाथ जी, आप इससे कितना सहमत हैं? बीच में हमारे कोई कॉल आ गया था कि उसी में हम मतलब थोड़ा सा सुन नहीं पाए हैं माधव जी की बात। पारू विधानसभा सीट पर आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? पारू विधानसभा सीट पर मेरा यही कहना है कि वहाँ
मतलब जो वर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह हैं वो मजबूत स्थिति में है और वो चुनाव जीत लेंगे वहां। मतलब यहाँ एनडीए की स्थिति मजबूत है मोटे तौर जी। पर इसको माना जा सकता है। संतोष जी, हम लोग मीनापुर पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर मीनापुर से पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा साहेबगंज पर चर्चा हो जाए। साहेबगंज की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ से आरजेडी के रामविचार 2015 में चुनाव जीते थे और इन्होंने भाजपा उम्मीदवार को यहाँ से चुनाव में शिकस्त दिया। रामविचार राय बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। 1990, 1995, 2000, 2015 ये सब विधानसभा ये चुनाव यहाँ से जीतते रहे हैं। इनके मुकाबले में राजू सिंह है मैदान में, जो इस बार वीआईपी के टिकट से मैदान में है। 2005 और 2010 में यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। 2015 में आरजेडी के रामविचार 10,660 वोटों के बड़े अंतर से 10,660 वोटों के बड़े अंतर से राजू सिंह को चुनाव हराया था। इस बार क्या होगा? इस बार वहां सर लड़ाई है आमने सामने, महागठबंधन का रामविचार राय और एनडीए से राजू कुमार सिंह। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के अंतिम समय में तक है कि दोनों आमने सामने थे, लेकिन जो चिराग की जो सभा हुई और वहां से लोजपा ने है कि प्रत्याशी बनाया है कृष्णा सिंह को, तो अंत समय में वहां के बारे में चर्चा है कि भूमिहार वोट है कि समझे कि नहीं, एनडीए को नहीं करके वो कृष्णा सिंह को कर दिया है। और दूसरी बात है कि एनडीए में बंटवारा हुआ। जी जी, और एक बात और है कि वहां भीतरघात की भी संभावना है। वो भीतरघात एनडीए के साथ होगा क्योंकि वहां के कई लोग टिकट से दावेदार थे। जैसे है कि भूपाल भारती भी एक साहेबगंज के बड़े नेता हैं, वो भी दावेदार थे, वो बैस बिरादरी से आते हैं। और चर्चा यहाँ यह है कि बैस बिरादरी का भोपाल भारती ने अपने सोशल साइट पर लिखा भी था कि बैस को वहां पे टिकट नहीं देने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल यह चुनाव में भी दिखा है। तो इसमें माने तो यह स्पष्ट है। तो लोजपा पर है कि भूमिहार का वोट जाना और है कि वहां भीतरघात होना, हमको लगता है कि एनडीए कैंडिडेट के लिए शुभ संकेत नहीं है। फिर भी लड़ाई वहां रामविचार राय और राजू कुमार सिंह के बीच है। तो 15 में रामविचार राय को वहां वोट भी बहुत जबरदस्त, टोटल 70,583 वोट था और कुल मतदान का करें तो 58.18% मतदान उनके पक्ष में चला गया था। ये बड़ी बात है। तो वहां पर पलटा आरजेडी का आपको भारी दिखता है। राजकिशोर जी, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। साहेबगंज में महागठबंधन तो जी आप बीच में अपना साउंड क्यों नहीं कर लेते हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कृष्णा जी, आप विधानसभा सीट पर क्या कहना चाहेंगे? साहेबगंज में सर ऐसी बात नहीं है, मतलब भीतरघात रामविचार राय को भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिन से वो विधायक हैं, इससे बहुत लोग असंतुष्ट भी हैं। और जहां तक वैश्य समाज की बात है, वैश्य समाज अपनी सुरक्षा एनडीए गवर्नमेंट में देखता है मोदी को लेकर के, इसलिए उतना भोपाल भारती का असर नहीं पड़ेगा। कृष्णा जी, आपको क्या लगता है कि साहेबगंज बड़ा चर्चित सीट रहा है, मुजफ्फरपुर का नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है, क्या लगता है आपको क्या होगा इस बार जो वोट पड़ा साहेबगंज में 56.52%? संकेत क्या है? वहां जो है मतलब साहेबगंज में राजू सिंह और मतलब क्या कहते हैं वर्तमान विधायक थे रामविचार राय, दोनों के बीच ही लड़ाई है वो। और जहां तक बात है मतलब कि वैश्य समाज की कटने की बात, ऐसा सुनने को मिलता है लेकिन चुनाव के समय वैसा हो नहीं पाता है। अंदर अंदर जो है ना, वो जिस खेमे का वोट है वो उसमें जो है अधिकतम वोट उसी खेमे में चला जाता है, पहले दिखता रहता है वो एनडीए की तरफ जुड़ा है जी। अब सबसे चर्चित जिस पर की नजर पड़ी है, नजर टिकी हुई है, मीनापुर विधानसभा, राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव। आपको याद होगा 2015 का विधानसभा चुनाव, 80,790 वोट, 23,940 वोटों के बड़े से चुनाव जीतना। उस समय बीजेपी के अजय कुमार 56,850 वोट मिले थे। इस बार अजय कुमार एलजेपी से मैदान में है और एनडीए से मनोज कुमार मैदान में है। मनोज कुमार जो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा हैं, एनडीए के तरफ से मैदान में। अजय कुमार एलजेपी के तरफ से मैदान में और आरजेडी ने मुन्ना यादव पर ही अपना दांव खेला। संतोष जी क्या है मीनापुर में?
मीनापुर में त्रिकोणात्मक चुनाव है। महागठबंधन के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, और उसके बाद है कि लोजपा से अजय कुमार और एनडीए से मनोज कुमार के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष है। और मेरा अपना मत है कि यहाँ मीनापुर विधानसभा में इस बार का जो हम देख रहे हैं कि एक ही आदमी से अगर पूछा जाए अलग अलग तरीके से तो सबको के बारे में बोल रहा है। तो मेरे समझ से चुप्पा वोट मीनापुर विधानसभा का इस बार जिन के रूप में निकलेगा, है ना, और यह जिन कमाल करेगा। यहाँ जो सबसे बड़ी बातें आ रही है मीनापुर विधानसभा को लेकर के, जो बड़ी बातें आ रही है वो आ रहा है निषाद, जो मल्लाह समाज के जो लोग हैं, मुकेश सहनी का करंट जो कल देखने को मिला, जब हम भी घूम रहे थे इलाके में, घूम रहे थे, सब लोग अपने अपने अखबार के लिए अपने इलाके में घूम रहे होइएगा चुनाव के समय में, तो जो अंडर करंट दिख रहा है निषाद समाज का अंडर करंट, क्या इशारा था वो देखिए, निषाद समाज का लगभग है कि उनका अधिकांश वोट एनडीए के पक्ष में जाएगा, मनोज कुमार के पक्ष में। जी जी। और वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी है, वो उनका कहना था कि हम उनको नेता मानते हैं और उनके पीठ में छुरा घोपा गया है, तो समझे कि नहीं, इसलिए हम लोग है कि वो जहां रहेंगे हम अपने मान सम्मान के लिए हम एनडीए को वोट करेंगे। माने अधिकांश, माने अधिकांश का मतलब 50% से अधिक। वैश्य समुदाय का वोट मीनापुर विधानसभा में किधर गया होगा? वैश्य समुदाय का वोट जगह जगह पर बटा है। जैसे तुर्की को ही लेते, वो 3 पार्ट में चला गया है। वहां है कि वहां मनोज कुमार को मिला है, अजय जी को भी मिला है, और उसके बाद मुन्ना यादव को भी मिला है। कुशवाहा समाज जो यहाँ बड़ा समाज है, विश्वनाथ जी, कुशवाहा समाज जो मीनापुर में एक राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करता है, समाज से, कुशवाहा समाज से दो बड़े नेता मैदान में थे जदयू, यानी एनडीए की तरफ से मनोज कुमार थे और एलजेपी की तरफ से अजय कुमार पूरी दमखम के साथ मैदान में थे। कुशवाहा समाज का क्या रुझान रहा चुनाव में, मतदान के दिन? देखिए, यहाँ जो है पूर्व से जो लोग यहाँ मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, जिनका जन संपर्क रहा है, लोगों से मिलना जुलना, माने अन्य किसी तरह के कार्यक्रम से उनकी भागीदारी जो लोगों के बीच रही है, की तरफ है। जी जी, मतलब इसके हिसाब से जो है कुशवाहा समाज का ज्यादा झुकाव जो है वो अजय कुमार जी के साथ है। राजकिशोर जी समाज ये बिल्कुल सही है। मीरापुर के कुशवाहा का अधिकार है अजय कुमार का, और शेष के साथ जहाँ तक वैश्य और मल्लाह का सवाल है, कोई एक जगह नहीं दे रहा है। ठीक है, वैश्य का बंटवारा हुआ है, मल्लाह का भी बंटवारा हुआ है, जो मल्लाह समाज का जो वोट है वह जो है ज्यादा मनोज को पड़ा है, तो इधर जो है अजय जी को भी इसमें पड़ा है, और कुछ मुन्ना जी को पड़ा है। चुनाव में एक बड़ी चर्चा होती रही राजपूत समाज का मतदान किधर जाएगा। राजपूत समाज पर लोगों का बहुत नजर रहा। लोगों ने कहा कि वो एलजेपी की तरफ जाएगा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो आरजेडी की तरफ जाएगा, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो जदयू की तरफ, जो उनका एनडीए की तरफ जो झुकाव है उधर जाएगा। इस माधव जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? राजपूत समाज का अधिकतर वोट सर एलजेपी की तरफ गया है, और जो लोग सरकार को मानते हैं, सरकार के स्कीम से खुश हैं, वो जदयू को भी वोट दिया है, और आरजेडी को कम मतदान मिला है राजपूत समाज का वोट। अच्छा, लेकिन गया है, सब जगह गया है। जी जी। संतोष जी, यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है मीनापुर में क्या है कि इधर मिथिलेश यादव भी चुनाव मैदान में, मतलब मिथिलेश यादव की पत्नी बीना यादव चुनाव मैदान में है, और कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन का वोट काटेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि महागठबंधन का जितना वोट काटेंगे उससे ज्यादा वो एनडीए का वोट काटेंगे। इधर एलजेपी और जदयू एक ही समुदाय के मतलब एनडीए के वोट में बंटवारा कर रही है। लबो क्या रहेगा मीनापुर में? सबसे बड़ी बात है कि जो बीना जी हैं वो चौथा कोर बनाने में असफल रहे हैं। कुछ स्थानों पर उनका वोट पड़ा है, तो हमको लगता है कि वो माई समीकरण को ही प्रभावित करेंगे कुछ स्थानों पर, यानी चौथा कोण बनाने में वो असफल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कुछ असर होगा क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी का जो उनका अपना कैडर वोट होगा रालोसपा का, या जिस क्षेत्र से प्रत्याशी आते हैं उस क्षेत्र में कुछ तो प्रभाव करेंगे ही ना, लेकिन वो माने है कि कोण बनाने में सफल नहीं रहेंगे।
संतोष जी, अंत में हम एक कंक्लूजन जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या? मीनापुर में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है या आमने सामने की लड़ाई है? देखिए, मीनापुर के बारे में है कि हम वही बोलेंगे कि त्रिकोणात्मक लड़ाई है। महागठबंधन के मुन्ना यादव, एनडीए के मनोज कुमार और लोजपा के अजय कुमार, और वही हम बोले हैं कि जो चुप्पा वोट होगा वो जिन बनेगा और जिन बनकर निकलेगा। और जिन किसके तरफ होने का संकेत दे रहा है? क्योंकि अब जिन चुप्पा वोट का जहां वोट दबाए होंगे उंगली, वो जिन होगा, तो फिर वही है। चाहे कि हम कैलकुलेशन करने निकले तो टेंगरारी हो चाहे और पंचायत में हो, तो तीन लोगों का तीन अलग अलग तरफ का मत है। जैसे अपने ही कैंडिडेट को लोग अलग अलग तरह की सूचना दे रहे हैं, एक ही पंचायत के बारे में कि तू निकल रहा, तू निकल रहा। तो यही है, तो जनता इस बार है कि किसका किसका बटन दबाया है, मन में क्या था, बाहर में क्या था, वो दोनों में अंतर दिखा है। डबल हुआ भी है कि मीनापुर में भी है और बिखराव दोनों तरफ है, एनडीए में भी है, महागठबंधन में भी है, लेकिन महागठबंधन में अपेक्षाकृत बहुत कम है बिखराव और एनडीए में ये बिखराव ज्यादा है। और यह अपने आप में कहानी बयान कर देता है। क्या संतोष जी? जी जी जी, सहमत है। तो कुल मिला करके जो अभी आपने कहा कि जो एक वोट है, एक मतदाता है, बड़ी संख्या में वो मतदाता जो वोट नहीं पा रहा है, लेकिन उसने निर्णायक मतदान कर दिया है। 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन कहां से चुनाव जीत रहा है। आप बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।